स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका मित्र विक्रम। शुरू करते हैं किस्मत का सुल्तान भाग 2। कमिश्नर बाजरे के चेहरे पर थकान के भाव नजर आ रहे थे। अच्छा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि मैंने अभी बिचौलिया का भी वही हश्र देखा है। जैसा मैंने कल बताया था, केवल पहला भाग आपको दिखाई देगा। बाकी के सभी भाग जो हैं वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे। तो यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा, केवल तभी आपको दिखाई देगा अगले भाग। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खैर, चलते हैं, शुरू करते हैं। कमिश्नर बाजरे के चेहरे पर थकान के भाव नजर आ रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे, तभी फोन बजा। हेलो। बाजरे ने फोन पर बात की। घर आ रहे हो ना? आज तो कोई काम नहीं है। उसकी पत्नी की आवाज कानों में पड़ी। कुछ देर में यहां से निकलूंगा, बाजरे ने कहा और मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा। तभी सब इंस्पेक्टर कामटे ने तेजी से दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। बाजरे ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कामटे ने तगड़ा सल्यूट किया। सर, वो बोला। तुम? एक हफ्ते बाद तुम मुझे दिख रहे हो और तुम्हारे साथ देवराज चौहान भी नहीं है। बाजरे होंठ सिकोड़ कर कह उठा। तुमने कहा था कि तुम देवराज चौहान को पकड़कर मेरे सामने लाओगे। यस सर। सब इंस्पेक्टर कामटे संभले स्वर में बोला। मैं देवराज चौहान की खबर ही लाया हूं। खबर लाए हो? उसे नहीं लाए? देवराज चौहान को भी पकड़कर बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूंगा सर। बैठो। कामटे आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। सिर पर डाली कैप उतारकर हाथ में ले ली। मैं सप्ताह से देवराज चौहान की तलाश में ही लगा हुआ था सर। 2 घंटे पहले देवराज चौहान की खबर मिली। दयाल सिंह मार्ग पर देवराज चौहान ने झंडू को दड़ा दड़ा कर मारा। उसकी जान ले ली। झंडू? दीपक चौला का आदमी है सर। उस दिन वो भी आर्य निवास होटल के हॉल में मौजूद था। कमिश्नर बाजरे का चेहरा गंभीर हो उठा। तो देवराज चौहान ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा था सर कि वो एक एक को चुन चुन कर मारेगा। झंडू उसका पहला शिकार था। बाजरे ने गंभीरता से सर हिलाया। सर? कामटे बोला। सरदूल, दीपक चौला, वंशु करकरे, अकबर खान और सुधीर दावरे की कोई खबर मिली? अभी नहीं। पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई है। इनके आदमियों की, जो उस दिन वहां थे? सब छुपे हुए हैं, परंतु पुलिस के हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रहेंगे। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो। अगर किसी की खबर मिल जाए कि कोई कहाँ छिपा है तो उसे छेड़ा ना जाए। सिर्फ उस पर नजर रखी जाए। क्यों? देर सवेर में देवराज चौहान उसे मारने पहुंचेगा और हम देवराज चौहान को पकड़ लेंगे। क्या पता देवराज चौहान उसे उसके पास पहुंचे ही नहीं। पहुंचेगा सर। देवराज चौहान उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जो उस दिन वहां मौजूद थे। अगर हमने देवराज चौहान को नहीं पकड़ा तो वो कत्लेआम मचा देगा। झंडू देवराज चौहान से अपनी जान बचाता हुआ फुटपाथ और सड़क पर भाग रहा था। फिर एक गोली उसके कूल्हे में लगी और वो सड़क पर गिर गया। तभी उस पर से बस निकल गई। गोली तुम्हारे वाले रिवॉल्वर की ही होगी। हो सकता है सर। कामटे जल्दी से बोला। लाश का पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद गोली देखकर पहचान लूंगा। एक सप्ताह में तुम सिर्फ ये ही खबर लाए हो? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर, देवराज चौहान के पास पहुंचूं और उसे पकड़ लूं। साथ ही मैं उन सबकी भी तलाश कर रहा हूं कि वो कहां छुपे हैं। सरदूल तो पाकिस्तान भाग गया होगा। वो हाथ नहीं आने वाला। बाजरे की निगाह खुले दरवाजे पर जा टिकी। वहां वानखेड़े खड़ा था। आओ वानखेड़े, बाजरे ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान को पकड़ने की प्लानिंग की जा रही है। भीतर आता वानखेड़े कह उठा। कोई कुछ न बोला। करीब आकर वानखेड़े कुर्सी पर आ बैठा।
बेकार की कोशिश में अपना वक्त जाया ना करो, वानखेड़े बोला। तुम आज तक देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके? बाजरे ने पूछा। कमिश्नर, वानखेड़े गंभीर हो उठा। देवराज चौहान खिलौना नहीं है कि सोचा और उसे पकड़ लिया। तुम देवराज चौहान को क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार कर सके? बाजरे ने अपना सवाल पुनः दोहराया। कमिश्नर, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान खतरनाक है। वो आवेश में भी शांत रहकर दिमाग से काम करता है। वो चीते की तरह फुर्तीला है। अंडरवर्ल्ड के आम लोगों से जुदा है वो। उसका कोई भी ग्रुप नहीं है कि वहां से उसके बारे में बातें बाहर निकल सकें। वो सिर्फ जगमोहन के साथ काम करता है। जरूरत पड़ने पर काम के लिए अपने आदमी इकट्ठे कर लेता है। वो खुद को हर समय सुरक्षित रखकर काम करता है। उसके बारे में एक बात और भी है। क्या? वो जनता के लिए खतरनाक नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने आज तक देवराज चौहान को पकड़ने का अभियान नहीं चलाया कभी। वो डकैतियां करता है, अधिकतर सरकारी पैसा लूटता है। पुलिस से वो कभी झगड़ा मोल नहीं लेता। पुलिस पर उसने कभी वार नहीं किया। यानी कि डकैतियों के अलावा उसकी जिंदगी शांत रही है अब तक। और अब वो जो कर रहा है? कामटे कह उठा। अब? वानखेड़े ने कामटे को देखा। क्या किया है उसने अब? दीपक चावला के आदमी झंडू को उसने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। 2 घंटे पहले की बात है ये। और दीपक चावला ने देवराज चौहान के साथ क्या किया? झंडू ने देवराज चौहान के साथ क्या किया? सरदूल, वंशु करकरे, सुधीर दावरे, अकबर खान ने और इनके आदमियों ने देवराज चौहान और जगमोहन के साथ क्या किया? इस वक्त हालात ये हैं कि जगमोहन का पता नहीं वो कहाँ है। हॉस्पिटल में भी वो मौत से लड़ रहा था जब उसे उठा लिया गया। और उसके बाद कोई खबर नहीं मिली कि उसके साथ क्या हुआ। इस हाल में देवराज चौहान का पागल होना लाजमी है। मत भूलो कि देवराज चौहान हॉस्पिटल में कोमा में था। उसे होश आया था तो वहां तुम ड्यूटी पर थे। बाहर 4 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। लेकिन उसने किसी का अहित नहीं किया और वो मेरी रिवॉल्वर ले गया। और उसी से उसने झंडू को मारा होगा। कामटे कह उठा। ये मामूली बात है, वानखेड़े, बाजरे ने गंभीर स्वर में कहा। तुम देवराज चौहान की साइड लेते दिख रहे हो, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो क्या है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ देर के लिए तुम अपनी वर्दी उतार दो कमिश्नर। सिर से पुलिस वाला दिमाग निकाल कर भी एक तरफ रख दो। सामान्य इंसान बनकर सोचो देवराज चौहान के बारे में, कि उसके और जगमोहन के साथ उन लोगों ने जो किया। उसके बाद देवराज चौहान तो क्या, तुम या मैं होते तो यही करते जो अब देवराज चौहान करने में लगा है। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यूं भी वो सब गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं। सरदूल की सरपरस्ती में है। पुलिस उनकी तलाश में 2 महीने से भागी फिर रही है। ऐसों को अगर देवराज चौहान मार रहा है तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारी वर्दी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम किसी को कानून हाथ में न लेने दें। मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से, वानखेड़े ने कहा। परंतु मेरी राय में बेहतर यही है कि पुलिस देवराज चौहान और उन लोगों के बीच में ना आए। जो हो रहा है होने दे। ये अंडरवर्ल्ड का मामला है। जब अंडरवर्ल्ड के लोग आपस में झगड़ते हैं तो पुलिस तब बीच में दखल नहीं देती। इसमें पुलिस वालों के मरने की आशंका रहती है। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, परंतु कानून अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, बाजरे बोला। वानखेड़े ने कामटे से कहा, तो तुम देवराज चौहान को पकड़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हो? कामटे ने सहमति से सिर हिलाया। यह ठीक है कि उसने कभी पुलिस वालों पर वार नहीं किया, परंतु इस वक्त हालात दूसरे हैं। वो पागल हुआ पड़ा है। तुम संभल कर रहना। उसे मजबूत मत करना। उसे मजबूर मत करना कि वो तुम पर गोली चला दे, वानखेड़े ने कहा और उठकर बाहर चला गया। कमरे में कुछ शांति सी छा गई। तुमने सुना वानखेड़े ने जो कहा? बाजरे बोला। यस सर। उसकी बातें भूलना मत। ये ठीक कहकर गया है।
देवराज चौहान को ये अच्छी तरह जानता है। अगर देवराज चौहान को ढूंढ लो तो शेर बनकर उसके सामने मत चले जाना, डिपार्टमेंट को खबर करना। जी, जाओ, ढूंढो देवराज चौहान को। कामटे उठा, कैप पहनी और सैल्यूट देकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे। 10 से कुछ ऊपर का ही वक्त था। देवराज चौहान इस वक्त नहाया धोया था और कपड़े भी बदल चुका था। टैक्सी रुकवाकर बाहर निकला और किराया देकर सामने नजर आ रहे ब्लैक नाइट क्लब की तरफ बढ़ गया। नाइट क्लब की इमारत के बाहर रोशनियों से इस तरह सजावट कर रखी थी जैसे शादी वाला घर हो। ये इस इलाके का जाना माना नाइट क्लब था। देवराज चौहान को देखकर शीशे का दरवाजा धकेला दरबान ने। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। रोशनी से भरा सजा हॉल था ये। एक तरफ रिसेप्शन था, पास ही हेल्प डेस्क था। दूसरी तरफ बैठने के सोफे थे। 3-4 तरफ रास्ते जा रहे थे। किसी रास्ते पर रेस्टोरेंट लिखा था तो किसी पर बार, किसी पर गेम्स हॉल लिखा था तो किसी पर कमरे लिखा था। क्लब के 2-3 कर्मचारी आते जाते दिखे। सोफों पर 8-10 लोग बैठे थे। देवराज चौहान सीधा हेल्प डेस्क पर पहुंचा। गुड इवनिंग सर। वहां बैठी युवती मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेमंत देसाई से मिलना है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। सर से? युवती के होठों से निकला। फिर बोली, सर तो 11 बजे तक आएंगे। आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं। फिर तो शायद ही उनसे मुलाकात हो सके। मैं मुलाकात कर लूंगा, तो मुझे बता देना कि हेमंत साहब आ गए हैं। श्योर सर। मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा पूछने। देवराज चौहान बार रूम में जा पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। 10:40 का वक्त था। देवराज चौहान ने पेमेंट करके लार्ज पैग लिया और एक कुर्सी पर बैठा। छोटे छोटे घूंट भरने लगा। वो वक्त बिता रहा था। यहां उसे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसे वो पहचानता हो। एकाएक देवराज चौहान का हाथ अपने सिर पर गया और सिर के पीछे ऊपरी भाग में गोली के निशान पर जाकर उसकी उंगली ठिठक गई। एकाएक आंखों में सरदूल का चेहरा चमका। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव आ ठहरे, परंतु फौरन ही उसने अपने चेहरे के भावों को ठीक कर लिया। यहाँ काफी लोग थे और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके मन की स्थिति को पहचाने। अगले ही पल आंखों के सामने जगमोहन का खून से लथपथ चेहरा आया। दांत भिज गए देवराज चौहान के। चेहरे के भाव छिपाने के लिए उसने गिलास होंठों से लगा लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। अब चेहरा शांत था, परंतु कठोरता छाई थी वहां। देवराज चौहान ने घड़ी में वक्त देखा। 11 बज चुके थे। वो उठा और बार रूम से निकलकर रिसेप्शन हॉल पर हेल्प डेस्क पर पहुंचा। वहां बैठी युवती के पास पहुंचते ही मुस्कुराकर वहां बैठी युवती उसके पास आते ही मुस्कुरा कर कह उठी, सर तो तभी आ गए थे जब आप यहां से गए थे। इस वक्त वो गेम्स रूम में है। थैंक्स, देवराज चौहान ने कहा और उस गली की तरफ बढ़ गया जहां गेम्स रूम लिखा था। अगला दृश्य। गेम्स रूम काफी बड़े हॉल को कहा जाता था। वहां एक तरफ डांसिंग फ्लोर था, जहां म्यूजिक पर दो युवतियां थिरक रही थी। फ्लोर के कोने में ड्रम्स भी थे। दो आदमी मध्यम सा ड्रम बजा रहे थे। रंगीला माहौल था वहां। एक तरफ दीवार के साथ 20 से ज्यादा जुआ खेलने की विदेशी मशीनें लगी हुई थी। हर मशीन पर भीड़ थी। लोग पी भी रहे थे और जुआ भी खेल रहे थे। हॉल में जहां जहां पिलर लगे थे वहां वहां भी एक एक मशीन सटा रखी थी। हॉल में एक तरफ टेयर टेबल लगी थी जिस पर बैठे लोग ताश रूपी जुआ खेल रहे थे। टेबल पर नोटों की जगह टोकनों का इस्तेमाल हो रहा था। कई टेबलों पर टोकनों का बहुत बड़ा ढेर नजर आ रहा था। हर टेबल पर क्लब का एक कर्मचारी मौजूद था जो कि खेलने में उनकी सहायता कर रहा था। सब काम ढंग से सिस्टम से चल रहे थे। नाइट क्लब का मालिक हेमंत देसाई रोज की तरह खेलने वालों के पास जाकर उनसे हंस हंस कर बातें करता मिल रहा था।
ऐसा करके वो रोज देखता था कि उसका स्टाफ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यूनिफॉर्म पहने वेटर ट्रे में विस्की के लिए तेजी से ऑर्डर सर्व करने में व्यस्त थे। ट्रे में विस्की लिए तेजी से ऑर्डर सर्व करने में व्यस्त थे। गेम्स रूम में भी छोटा सा बार काउंटर बना हुआ था। काफी लोग टेबलें खाली होने का इंतजार कर रहे थे कि वो भी खेल सकें। हेमंत देसाई ने तसल्ली भरी निगाहों से पूरे हॉल को देखा, फिर एक तरफ बढ़ गया। रास्ते में मिलने वालों लोगों से वो हाय हेलो कहता जा रहा था। फिर वो हॉल के एक कोने में एक दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। सामने 4 फुट लंबी छोटी सी गैलरी थी। गैलरी में दो तीन बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। वो आगे बढ़ा और एक दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। ये उसका ऑफिस था। हेमंत देसाई टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा और टेबल के नीचे हाथ डालकर 3-4 बार स्विच दबाया तो सामने लगी दीवार पर स्क्रीनें रोशन हो उठी। वो 4 स्क्रीन थी। अब स्क्रीनों पर गेम्स रूम, बार रूम, रिसेप्शन और रेस्टोरेंट के दृश्य नजर आने लगे थे। यहां बैठकर वो हर तरफ नजर रखता था। हेमंत देसाई ने टेबल पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बटन दबाया। एक कॉफी भेज दो, कहकर रिसीवर वापस रख दिया। तभी दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। हेमंत देसाई ने उसे देखा और कह उठा, कौन है आप और बिना पूछे मेरे ऑफिस में? मैं गेम्स हॉल में ही मैं गेम्स हॉल से ही तुम पर नजर रख रहा था, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और कुर्सी पर आ बैठा। क्यों? हेमंत देसाई के माथे पर बल पड़ गए। तुमसे मिलना चाहता था। ये कोई ढंग है मिलने का? रिसेप्शन पर खबर करते, वो मेरे से फॉर्मेलिटीज लंबी हो जाती। देवराज चौहान गंभीर था। कहो। हेमंत देसाई का स्वर उखड़ा हुआ था। वंशु कर करे तुमसे हफ्ता वसूली करता है ताकि तुम क्लब का ये धंधा करते रहो। हेमंत देसाई चौंका। धंधा तो तुम्हारा और वंशु कर करे का अपनी जगह कायम है, परंतु तुम दोनों अब अच्छे दोस्त भी बन चुके हो। कौन हो तुम? देवराज चौहान। हेमंत देसाई चौंका। उसके चेहरे पर स्पष्ट तौर पर हैरानी उभरी। तो पहचान गए मुझे? वंशु करकरे ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। हेमंत देसाई ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर हाथ रखकर नाल उसकी तरफ कर दी। हेमंत देसाई घबरा उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। किसी चीज को हाथ मत लगाना। कुर्सी छोड़ दो। लेकिन सुना नहीं तुमने? गुर्रा उठा देवराज चौहान। हेमंत देसाई फौरन खड़ा हो गया। देवराज चौहान भी रिवॉल्वर थामे उठा और बोला, इधर आ जाओ। इधर की किसी भी कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठूंगा। हेमंत देसाई टेबल के पीछे से निकलता हुआ कह उठा, ऐसा क्यों? तुम जैसे लोगों को अक्सर मुसीबतें आती रहती हैं, और ऐसे में तुम लोग जरूर कोई ना कोई ऐसा स्विच लगा कर रखते हो कि अपने बाउंसरों को बुला सको। यूं मुझे उनका डर नहीं, परंतु मैं शोर शराबा नहीं चाहता। आराम से तुमसे बात करना चाहता हूं। देवराज चौहान का स्वर बेहद कठोर था। हेमंत देसाई इधर वाली कुर्सियों में से एक पर जा बैठा। देवराज चौहान टेबल के पार हेमंत वाली कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर होगी? जरूर होगी। देवराज चौहान अपनी रिवॉल्वर पैंट में फंसाता कह उठा। हेमंत देसाई ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सहमति से सिर हिलाया। उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करना, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। हेमंत देसाई व्याकुल सा नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने दीवार पर नजर आ रही स्क्रीनों पर निगाह मारी, फिर देसाई को देखा। तो हम वंशु करकरे की बात कर रहे थे। उसने तुम्हें क्या बताया मेरे बारे में? देसाई की परेशानी बढ़ने लगी। चुप मत रहो। देवराज चौहान के दांत भिज गए। 1.5-2 महीने पहले उसने बताया सब कुछ। देसाई धीमे से कह उठा। सब कुछ बताया? देवराज चौहान गुर्राया। हेमंत देसाई ने फौरन सिर हिलाया।
तो तेरे को सब पता है। खास याराना है तेरा करकरे से। हफ्ता वसूली किंग कहता है करकरे खुद को। देसाई की परेशानी चरम सीमा पर नजर आ रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देवराज चौहान सतर्क हुआ। मैंने कॉफी मंगवाई थी। इस डर से देसाई कह उठा कि कहीं देवराज चौहान कोई सख्त कदम न उठा ले। दरवाजा खोलकर वेटर भीतर आया और उसने कॉफी रखकर देवराज चौहान को देखा, फिर देसाई को। उसे ये अजीब लगा कि कोई उसके मालिक की कुर्सी पर बैठा है और मालिक सामने। वेटर चला गया। कॉफी पी। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। नहीं, रहने दो। मैं पी। देसाई सीधा हुआ और कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। फिर देवराज चौहान को देखा। हम्म। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। बता, वंशु करकरे कहाँ छिपा हुआ है? मैं नहीं जानता। बात ताजी होती तो मैं तेरी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन उसे छिपे 2 महीने हो चुके हैं। उसने इन 2 महीनों में कई बार तेरे से बात की होगी। किसी बार ये भी बताया होगा कि वो कहाँ छिपा है। ये नहीं बताया। तूने पूछा? हाँ, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। उसे पुलिस ढूंढ रही है और तुम्हारे बारे में वो कहता है कि तुम कोमा में पड़े हो। वहां पुलिस का पहरा है। वो तुम्हारे मर जाने की दुआ कर रहा था। मैं तुम्हें उसका फोन नंबर दे सकता हूँ। वो मेरा यार नहीं है जो मैं उससे फोन पर बात करूं। देवराज चौहान गुर्राया। देसाई ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसका आखिरी फोन कब आया था? 3 दिन पहले। क्या कह रहा था? यही कि तुम कोमा से बाहर आ गए हो, हॉस्पिटल से पुलिस के हाथों से भाग निकले हो। अब तुम उन्हें तलाश जरूर करोगे। देसाई के चेहरे पर घबराहट नाच रही थी। वो बार बार उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखे जा रहा था। तो तू नहीं जानता कि वंशु करकरे कहाँ है? नहीं, परंतु शायद जोगेशा जानता हो। जोगेशा कौन? वो इस तरह की खबरें ढूंढता रहता है और उन्हें मोटे दामों पर बेचता है। यही उसका काम है। जोगेशा कहाँ मिलेगा? उसका फोन नंबर है मेरे पास। दे। टेबल की ड्रॉर में काले रंग की डायरी में उसका नंबर लिखा है। देवराज चौहान ने ड्रॉर खोली, काले रंग की डायरी टेबल पर रखी, उसकी तरफ सरका दी। देसाई ने जल्दी से डायरी खोली और फिर एक मोबाइल फोन का नंबर बताया। देवराज चौहान ने मोबाइल नंबर अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया। तुम वंशु करकरे के यार हो। देसाई का चेहरा फक था। दुश्मन का यार, मेरा दुश्मन, देवराज चौहान ने कहा और ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की तेज आवाज उभरी और देसाई के माथे में छेद दिखने लगा। दूसरे ही पल उसका सिर टेबल पर आ गिरा। टेबल पर खून फैलने लगा। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वो कुर्सी से उठा और रिवॉल्वर पैंट में फंसाकर ऊपर कमीज की और टेबल के गिर्द घूमता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। आधे मिनट में ही वो गेम्स हॉल में था। यहाँ ड्रम बज रहा था। युवतियां हौले हौले नाच रही थी। वेटर दौड़ते भागते दिख रहे थे। मशीनों और टेबलों पर जुआ खेला जा रहा था। हर कोई अपने में मस्त था। देवराज चौहान नाइट क्लब से बाहर निकलता चला गया। रात के 12 बज रहे थे। बाहर का अंधेरा गहरा हो चुका था। शाम के मुकाबले कुछ शांति महसूस हो रही थी अब, परंतु सड़क पर अभी भी वाहनों की कतार नजर आ रही थी। नाइट क्लब अभी भी तेज रोशनियों से चमक चमक रहा था। बाहर निकलकर देवराज चौहान पैदल ही आगे बढ़ गया। मोबाइल फोन निकालकर जोगेशा का नंबर मिलाने लगा। बेल जाने लगी। फोन कान से लगा लिया। हेलो। जोगेशा? हाँ। तुम कौन? देवराज चौहान। उधर से गहरी सांस लेने की आवाज आई। डकैती मास्टर? ठीक समझे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आज मैं कुछ और भी मांगता तो शायद मुझे वो भी मिल जाता।
जोगेशा की आवाज कानों में पड़ी। मैं दोपहर से ही सोच रहा था कि डकैती मास्टर देवराज चौहान का पता मेरे पास होता तो मैं मोटा पैसा कमा लेता। वो कैसे? तुम्हें जो खबरें चाहिए उनमें से कुछ मेरे पास हैं। तुम्हें मालूम है कि मुझे कैसी खबरें चाहिए? मालूम है। तो मेरे से मुलाकात कर लो। बिना नोटों के खबर नहीं दूंगा। मैं अपने धंधे में उधार नहीं करता। खबरें मुफ्त नहीं बेचता। पैसा मिलेगा, देवराज चौहान ने कहा। ये बात है तो अभी मिल लो। देवराज चौहान ने अपनी जगह बताकर कहा, यहां पर कितनी देर में आ जाओगे? 40 मिनट में। अकेले आना? बिल्कुल अकेले। हमारे बीच तीसरे का क्या काम? मेरी कार का रंग काला है, पुरानी सी कार है, तुम आसानी से पहचान जाओगे। आ जाओ, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। वो पुरानी सी कार देवराज चौहान ने देख ली थी, जो कि 50 मीटर आगे जाकर रुक गई थी। उसकी हेडलाइट टेल लाइट जल रही थी। देवराज चौहान ने इस बात की पूरी तसल्ली की कि वो अकेला ही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाद ही वो कार के पास गया था। कार का शीशा थपथपाया। भीतर मौजूद जोगेशा ने दरवाजा खोल दिया। आ जाओ। देवराज चौहान भीतर बैठा, दरवाजा बंद किया और जोगेशा ने कार आगे बढ़ा दी। कहाँ जा रहे हो? देवराज चौहान ने उससे देखा। जहां तुम कहो। देवराज चौहान की निगाह बराबर उस पर टिकी थी। जोगेशा 50 बरस का खेला खाया इंसान लग रहा था। 3-4 दिन की शेव बढ़ी हुई थी। ऐसी जगह चलो जहां हम आराम से बात कर सकें। जोगेशा ने सिर हिला दिया। मुझे पहचानते हो? नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज से ये जान गया हूं कि तुमने ही मुझसे फोन पर बात की थी। खबर पाने के लिए मुझे नोट दोगे तो पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हें डकैती मास्टर देवराज चौहान हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, खामोश रहा। कार सड़कों पर तेजी से दौड़ती रही। फिर एक होटल की पार्किंग में जोगेशा ने कार रोक दी। यहां पर पार्किंग में पर्याप्त रोशनी थी, दोनों आसानी से एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। तुम देवराज चौहान ही हो? उसे ध्यान से देखते जोगेशा कह उठा। एक बार अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। काम की बात करें? क्यों नहीं? जोगेशा ने सिर हिलाया। मैं तो दोपहर से ही तुमसे मिलने को तरस रहा था। किसकी खबर है तुम्हारे पास? जोगेशा 2 पल खामोश रहा। सुधीर दावरे, सरदूल, अकबर खान, वंशु करकरे, दीपक चौला। देवराज चौहान बोला। इनमें से किसी की खबर नहीं है। जोगेशा गंभीर स्वर में बोला। ब्रांडी और आपटे के बारे में पता है? ब्रांडी सुधीर दावरे का खास आदमी? देवराज चौहान गुर्रा उठा। उस दिन वो भी वहीं था? जोगेशा की नजरें देवराज चौहान पर थी। आपटे वंशु करकरे का आदमी है, ठीक? हाँ, वो भी उस दिन वहीं था। उस दिन के बारे में तुम क्या जानते हो? देवराज चौहान का चेहरा दहक उठा। असल में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि इन लोगों ने उस दिन आर्य निवास होटल के हॉल में तुम्हें और जगमोहन को बहुत मारा था। तुम दोनों को जान से खत्म करने की कोशिश की थी। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। दरिंदा नजर आने लगा था देवराज चौहान। जगमोहन का कुछ पता है? उसे हॉस्पिटल से उठा लिया गया था। जोगेशा सिर हिलाकर बोला। हाँ, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है, जबकि मैंने ये खबर पाने की चेष्टा की थी। अंडरवर्ल्ड में जब भी कोई नया मामला पैदा होता है तो मैं उसके बारे में खबर पाने को लग जाता हूँ, क्योंकि गुप्त खबरें बिकती हैं और मेरा खर्चा निकल जाता है। इस मामले के बारे में भी मैंने जानने की। जगमोहन के बारे में खबर देकर तुम अच्छा पैसा मुझसे ले सकते हो। देवराज चौहान बोला।
अगर खबर उसकी मौत की हुई तो तब भी देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम्हें पैसा मिलेगा। जोगेशा सिर हिलाकर रह गया। ब्रांडी और आपटे के बारे में बताओ, वो कहाँ छिपे हैं? एक का 1 लाख, जोगेशा बोला। पैसा पहले। देवराज चौहान ने पैंट की जेब से 1000 के नोटों की गड्डियां निकाली। एक उसे दी। ये तो एक की कीमत हुई। पहले एक के बारे में बताओ, उसे निपटा कर दूसरी जानकारी खरीदूंगा। ठीक है, ब्रांडी के बारे में सुनो। वो अपनी पत्नी के साथ घटोरानी में सुब्बाराव फार्म हाउस में छिपा है। दोपहर को ही मैं उसे वहां देख कर आया हूं। तुम आसानी से उसकी गर्दन गर्दन पकड़ सकते हो। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला तो जोगेशा कह उठा, मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है, काम निपटाकर मुझे फोन जरूर करना। तुम्हारे पास 2 शिकारों के पते हैं। उसके बाद आगे की कोई खबर नहीं तुम्हारे पास। नहीं, तुम्हारे पास 2 शिकारों के पते हैं। उसके बाद आगे की कोई खबर नहीं है तुम्हारे पास। खबर कभी भी मिल सकती है। मेरे 2 आदमी इन्हीं लोगों के बारे में जानने में लगे हैं, जोगेशा बोला। देवराज चौहान बाहर निकला और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। घटोरनी, मुंबई का बाहरी इलाका, पूना जाने वाली सड़क पर। यह फार्म हाउस का इलाका माना जाता था। अक्सर सुनसान रहती थी ये जगह। हर तरफ छोटे बड़े 200 से ज्यादा फार्म हाउस बने हुए थे। यहाँ सिर्फ मालिकों की लंबी लंबी गाड़ियां ही नजर आती थी जब वे अपने फार्म हाउस पर आते या जाते थे। सुब्बाराम फार्म हाउस को तलाश करने में देवराज चौहान को काफी परेशानी हुई, क्योंकि रात के वक्त फार्म हाउस का पता बताने वाला कोई भी नहीं था। जब देवराज चौहान सुब्बाराव फार्म हाउस के बाहर पहुंचा तो सुबह के 4 बज चुके थे। फार्म हाउस के लोहे के ऊंचे चौड़े गेट पर कोई चौकीदार नहीं था। गेट के भीतर से कुंडी लगी हुई थी। देवराज चौहान ने सलाखों के भीतर हाथ डालकर गेट की कुंडी को खोला, फिर गेट का पल्ला धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा था। फार्म हाउस के छोटे से बंगले के पोर्च में तेज रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। देवराज चौहान वहां पहुंचा। पोर्च में पुरानी फोर्ड खड़ी थी। उसने दरवाजा धकेला। वो बंद था। उसके बाद देवराज चौहान बंगले के दरवाजे खिड़कियों को चेक करता बंगले के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे ही उसे एक खुली खिड़की मिल गई, देवराज चौहान ने उस खिड़की से भीतर प्रवेश किया और बेआवाज सा बंगले में घूमने लगा। ब्रांडी का सांवला चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। उसके ठहाके जैसे अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हाथ में थमा चाकू और उसकी टांग पर उसने कई बार वार एक साथ किए थे। वार करते समय वो पागल सा लग रहा था। देवराज चौहान तब बेबस सा उसे देखे जा रहा था। तब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। सारा बंगला उसने देख लिया और एक कमरे के बंद दरवाजे पर जा छटका। बंगले में एकमात्र यही कमरा था जिसका दरवाजा भीतर से बंद था। ब्रांडी और उसकी पत्नी इसी कमरे में हो सकते थे। दरिंदा लग रहा था देवराज चौहान। उसने पूरी ताकत के उसने पूरी ताकत से कंधे की चोट दरवाजे पर की। भीतर से दरवाजे की सटकनियां खुल गई, टूट गई। एक पल्ला एक तरफ झुल गया। देवराज चौहान ने पैंट में फंसी रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही डबल बेड था, जहां ब्रांडी और उसकी ही उम्र की औरत हड़बड़ाए से बैठे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अभी उठे हैं और मामला समझने की चेष्टा कर रहे हैं। देवराज चौहान को सामने खड़ा देखकर ब्रांडी की आंखें फैलती चली गई। चेहरे पर अविश्वास और हैरानी दिखने लगी। औरत के चेहरे पर उलझन थी। उसने ब्रांडी को देखा तो ब्रांडी के चेहरे के भावों को देखकर समझ गई कि भारी गड़बड़ है। उसके चेहरे पर भी डर दिखने लगा था। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर थी और चेहरे पर क्रूरता नाच रही थी। नजरें ब्रांडी पर ही थी। दांत भिजे हुए थे। गालों की हड्डियां चमक रही थी। आंखों में वहशीपन से भारी चमक दिखाई दे रही थी। तुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुझ तक आ गया हूं?
देवराज चौहान खूंखारता भरे स्वर में कह उठा। इन शब्दों के साथ ही ब्रांडी को जैसे होश आया। तो, तुम? उसके होठों से खरखराता सा स्वर निकला। देवराज चौहान। देवराज चौहान मौत भरे स्वर में बोला। तो तुम यहां तक कैसे आ गए? ब्रांडी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान उस तक पहुंच गया है। तुम्हारी खबर पाने के लिए जोगेशा को 1 लाख देना पड़ा और उसने मुझे यहाँ का पता बता दिया। जोगेशा? वो खबरी कमीना? मैं उसे जिंदा नहीं। तू मरने जा रहा है। देवराज चांद दरिंदा लग रहा था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार। वो दिन तुम लोगों का था, अब बाकी के दिन मेरे हैं। देवराज चांद के होंठों से गुर्राहट निकली। जगमोहन कहाँ है? मैं नहीं जानता। क्या वो मर गया है या उसे मार दिया है? नहीं पता, मुझे नहीं। हॉस्पिटल से उसे तुम लोगों ने ही उठाया? मुझे नहीं पता। मैं जगमोहन के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। बेड पर बैठी औरत के होंठों से भय भरी चीख, तीखी चीख निकली। वो थर थर कांपने लगी। गोली ब्रांडी की छाती में जा लगी थी। वो तड़प कर बेड पर जा गिरा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और पास पहुंचकर उसने रिवॉल्वर की नाल उसके सिर से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ ब्रांडी का सिर खुल गया। वो शांत पड़ गया। वहशी दरिंदा लग रहा था देवराज चौहान। उसने सिर के पास से रिवॉल्वर हटाई और उस पर लग चुके खून को ब्रांडी की कमीज से पूंछा और औरत को देखा। औरत के तो होश ही गुम थे। वो डर से कांपती फटी आंखों से देवराज चौहान को देखे जा रही थी। देवराज चौहान ने दांत भींचे, रिवॉल्वर पैंट में फंसाई और पलटकर बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। जोगेशा उस वक्त गहरी नींद में था जब उसका मोबाइल फोन बजने लगा। लगातार जब बजता रहा तो उसकी आंख खुली। खिड़की के बाहर दिन के उजाले पर नजर पड़ी, फिर फोन पकड़कर बात की। हेलो। ₹2 लाख कब लेने आ रहे हो? देवराज चौहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। गहरी सांस ली जोगेशा ने, फिर पूछा, पहला दिया लाख वसूल कर लिया? तुम अपना मतलब सिर्फ पैसे लेने तक रखो, बेकार के सवाल मत करो। ठीक है, 4 घंटे बाद मिलते हैं। मैं थोड़ी नींद ले लूं। तुम भी तो रात के जगह हो, सोना चाहोगे? कितने बजे? कहाँ? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। जोगेशा ने वक्त बताया और जगह भी। कुछ और पता चला? अभी तो नहीं, पर चल जाएगा। मिलने पर बात करेंगे। अगला दृश्य। सुबह के 10 बज रहे थे। ब्रांडी की पत्नी इस वक्त अपने घर में मौजूद थी और अपने पति की लाश को वो फार्म हाउस के बेड पर ही छोड़ आई थी। वो डरी हुई थी, रह रह कर कांप उठती थी। देवराज चौहान का वहशी चेहरा वो भूल नहीं पा रही थी। 12 बजे पुलिस आई और ब्रांडी की मौत की खबर उसे दी। बताया कि उसे 2 गोलियां मारी गई हैं, एक छाती में, दूसरी सिर में। पोस्टमार्टम के बाद शाम 5 बजे लाश उसके हवाले कर दी जाएगी। उसने खबर मिलने पर पुलिस के सामने न तो डर दिखाया न ही खुशी। पुलिस चली गई। 2 घंटे बाद सरदूल वहां पहुंचा। दरवाजा खुला ही था। वो भीतर आ गया। बहुत अफसोस हुआ ब्रांडी की मौत का, सरदूल शांत स्वर में बोला। तो तुम कौन? मैं ब्रांडी का दोस्त हूं। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। ब्रांडी मेरा दोस्त था। खबर मिली तो आ गया, परंतु पुलिस नहीं जानती थी कि जब उसकी हत्या हुई तब तुम उसके साथ थी। सरदूल का सर शांत था। वो घबरा कर सरदूल को देखने लगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारा अपना हूं। तुम मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ था। उसने सरदूल को सब कुछ बताया। तो देवराज चौहान ने ब्रांडी को मारा? हाँ। देवराज चौहान ने यह भी कहा कि ₹1 लाख में उसने जोगेशा से उसके ठिकाने की खबर ली।
उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगला दृश्य। दोपहर के 3 बज रहे थे। देवराज चौहान गोरेगांव के पास खड़कवासला नाम की जगह पर पहुंचा। सूरज सिर पर था। गर्मी और धूप का पूरा बोलबाला था इस वक्त। खड़कवासला में लोगों ने घर पर ही तरह तरह की चीजों की फैक्ट्रियां लगा रखी थी। ये पूरा इलाका ही इंडस्ट्रियल एरिया जैसा लग रहा था। गलियां तंग थी। छोटे छोटे मकान 3-4 मंजिलों तक जा रहे थे। देवराज चौहान ने टैक्सी को छोड़ा और पैदल ही आगे बढ़ता हुआ उस पते को तलाश करने लगा जो जोगेशा ने उसे लाख रुपए लेकर बताया था। जोगेशा ने बताया कि खड़कवासला में आपटे ने धागे की फैक्ट्री लगा रखी है जिसे कि उसका छोटा भाई संभालता था। जोगेशा ने बताया कि आपटे इन दिनों इसी जगह पर छिपा बैठा है। उस मकान का नंबर भी जोगेशा ने बता दिया था। 15 मिनट लगे देवराज चौहान को उस धागा फैक्ट्री में पहुंचने को। 100 गज का 2-3 मंजिला मकान था। मशीनें चलने की आवाज बाहर तक आ रही थी। सामने ही जाली का दरवाजा था। देवराज चौहान जाली के दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। यह छोटा सा हॉल था जहां मशीनें लगी चल रही थी। 4-5 लोग उन पर काम कर रहे थे। धागे की रीलें तैयार की जा रही थी। एक ही निगाह में देवराज चौहान ने सब कुछ देख लिया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और काम करते एक व्यक्ति के पास जा पहुंचा। आपटे कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उस दरवाजे को देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ गया। चेहरा शांत और गंभीर था। वो नहीं जानता था कि वो ठीक जगह पहुंचा है या नहीं। आपटे वही है जिसकी उसे जरूरत है या दूसरा आपटे है? उस बंद दरवाजे के पहुंचकर देवराज चौहान ने उसका हैंडल दबाकर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। अगले ही पल ठिठक गया देवराज चौहान। सामने वही आपटे बैठा था, उसका शिकार। वो कुर्सी पर बैठा फोन पर बातें करने में व्यस्त था। उसने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी, उसके बाद वो अपने फोन पर फिर व्यस्त हो गया, जबकि देवराज चौहान के मस्तिष्क में बिजलियां कौंध रही थी। चेहरा क्रोध से स्याह होने लगा था। शरीर एकाएक जोरों से कांपा। फिर आपटे का वो रूप उसकी आंखों के सामने नाचा जो वो देख चुका था। वो बुरी तरह घायल पड़ा हुआ था। शरीर पर जगह जगह चाकुओं के निशान थे। कपड़े खून में रंगे हुए थे। तभी हाथ में चाकू थामे आपटे उसके सिर पर आ पहुंचा। चाकू का फल पहले ही खून से सना हुआ था। वो हिलने की भी स्थिति में नहीं था। उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। जान जैसे निकल चुकी थी। सिर्फ आंखों की पुतलियां ही हिल रही थी। आपटे उस पर झुका और उसकी आंखों के सामने खून से रंगा चाकू लहराकर ठहाका लगा उठा। फिर जूते की ठोकर उसके सिर पर मारी। तड़प कर रह गया था वो। उसके बाद आपटे नीचे झुका और बाएं हाथ से उसके सिर के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और उसे फर्श पर घसीटने लगा। एकाएक देवराज चौहान के शरीर में झुरझुरी दौड़ती चली गई। वो बीता वक्त वो बीता वक्त नहीं भूल सकता था वो। देवराज चौहान सिर से पांव तक दरिंदा सा लगने लगा था। दहक उठा चेहरा। आंखों में पागलपन की सुर्खी दिखाई देने लगी। वो वहीं खड़ा आपटे को देखता रहा, ताकता रहा। फोन पर बात करते करते आपटे की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़े। बातें करता गया। फिर फोन कान से हटाकर उसने देवराज चौहान से देखा। कौन हो तुम और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे इतनी जल्दी भूल गया आपटे? देवराज चौहान गुर्रा उठा। मौत को भूला नहीं जाता। अगले ही पल आपटे बुरी तरह चौंका। फोन उसके हाथ से छूट गया। देवराज चौहान? उसके होठों से निकला। चेहरा खौफ से फक हो गया था। मैंने कहा था ना, मौत को भूला नहीं जाता। देवराज चौहान वहशी स्वर में कह उठा। आपटे बिजली किसी तेजी के साथ खड़ा हो गया। चेहरा पीला पड़ गया था। घबराहट स्पष्ट तौर पर चेहरे पर नाच रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तुम यहां? आपटे कांप कर कह उठा। मौत तो हर जगह पहुंच जाती आपटे। अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। वो दिन तेरा था, तुम लोगों का था। अब वक्त मेरा है। झंडू, ब्रांडी मेरे हाथ से मरे। अब तेरी बारी है। मैंने तुझे ढूंढ लिया। मुझे मुझे छोड़ दे देवराज चौहान। आपटे भय भरे स्वर में कह उठा।
मैं तुम्हें सरदूल का पता बताऊंगा। बता। देवराज चौहान ने दांत पीसे। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? सरदूल का पता बता। देवराज चौहान गुस्से से चीखा। एकाएक आपटे टेबल के पीछे से निकला और देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, तू आराम से बैठ। मैंने मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता। इसके साथ ही आपटे ने देवराज चौहान की बांह को पकड़ा और जोरों से झटका दिया। देवराज चौहान सीधा टेबल से टकराया और फिर उस पर बिछता चला गया। इतना वक्त बहुत था आपटे के लिए। वो तेजी से बाहर निकला और साथ ही दरवाजा बंद करता हुआ बाहर से कुंडी लगा गया। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। उसने दरवाजा खोलना चाहा परंतु वो बंद था। पागल हुए देवराज चौहान ने कमरे में नजरें दौड़ाई। अगले ही पल वो खिड़की की तरफ लपका। खिड़की के पल्ले खोलकर बाहर देखा तो गली में आपटे भागता दिखा। देवराज चौहान ने दांत पीसे और दूसरे ही पल खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अगला दृश्य। आपटे भागता जा रहा था। हाफ रहा था, भागता जा रहा था। कोई मंजिल नहीं थी। जिधर भी रास्ता मिलता भागता जा रहा था। देखने वाले उसे पागलों की तरह दौड़ते देख रहे थे, परंतु वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। 15-20 मिनट तक वो इसी प्रकार बिना रुके भागता रहा। सड़कें गलियां पार करता रहा। चेहरा शरीर पसीने से भर उठा था। टांगे अब थकान से कांपने लगी थी। वो नहीं जानता था कि पीछे देवराज चौहान आ रहा है या नहीं, लेकिन वो भागता रहा। आखिरकार एक गली में प्रवेश करके रुका आपटे। दीवार से पीठ सटाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मुंह खुला हुआ था। सिर के बाल माथे पर आकर पसीने से चिपक रहे थे। छाती तेजी से उठ बैठ रही थी। टांगों में थकान का तीव्र कंपन हो रहा था। गली में आते जाते लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मिनट भर में वो कुछ संभला। जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे देखा, जैसे रिवॉल्वर के पास होने का विश्वास कर रहा हो। फिर रिवॉल्वर को वापस जेब में डाल लिया, जैसे कि वो जानता था कि अब रिवॉल्वर की जरूरत नहीं। देवराज चौहान को वो बहुत पीछे छोड़ आया है और अब उससे सामना नहीं होने वाला। 7-8 मिनट बीत गए उसे दीवार के साथ खड़े हुए। अब वो उखड़ी सांसों पर काबू पा चुका था। अपनी घबराहट पर भी काबू पा लिया था उसने। देवराज चौहान का डर मन से बहुत कम हो गया था। उसे हैरानी थी कि कैसे देवराज चौहान उस तक पहुंच गया। उसने जेब में पड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया और गली से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। वो टैक्सी तलाश कर रहा था। जानता था कि देवराज चौहान उस तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु मन में आशंका का नाग तो फन फैलाए बैठा ही था। तभी पास से निकलते लोगों में से एक ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी से लगा दी। आपटे कांप उठा। वो देवराज चौहान ही था। मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। देवराज चौहान का स्वर कानों में फुफकार की तरह पड़ा। ठंडी सिहरन आपटे के शरीर में दौड़ती चली गई। आंखों के सामने मौत नाच उठी थी। सरदूल कहाँ है? देवराज चौहान का वहशीपन में भीगा स्वर पुनः उसके कानों में पड़ा। मैं नहीं जानता। मैंने तो वो यूं ही कहा। तभी रिवॉल्वर कमर से हटी और सिर पर आ लगी। तेज धमाका हुआ। आपटे नीचे जा गिरा। अगला दृश्य। शाम 7:30 बजे देवराज चौहान ने जोगेशा को फोन किया। बेल जाती रही, फिर कानों में आवाज पड़ी, हेलो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ये आवाज जोगेशा की नहीं थी, परंतु उसने इस आवाज को सुन रखा था। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़े पूछा। पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान के कानों में आवाज पड़ी, मेरी आवाज भी भूल गए देवराज चौहान? मैं नहीं भूला। मुझे तुम्हारी आवाज याद रही। सरदूल? देवराज चौहान के होठों से निकला। अब सही पहचाना तुमने? सरदूल का मुस्कुराता स्वर कानों में पड़ा, जबकि देवराज चौहान का चेहरा सुलग उठा। मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। देवराज चौहान गुर्रा उठा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे मारता है।
वैसे जोगेशा से बहुत सस्ते में तुमने झंडू और आपटे के बारे में जानकारी ले ली, सिर्फ 1 लाख रुपए में। मैं तो 10 लाख भी दे देता, परंतु उसने मांगे ही इतने थे। देवराज चौहान ने गुर्राकर कहा। मैंने जोगेशा को मार दिया। मुझे यकीन है कि तुम सच कह रहे हो। तुम कहां पर हो? अपनी जगह बताओ। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, और ऐसा है तो तुम्हें सामने आकर मेरा मुकाबला करना चाहिए। फैसला फौरन हो जाएगा। मौत भरे स्वर में कहता जा रहा था देवराज चौहान। उस दिन वही हुआ जो तुमने चाहा था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। तब तुम कितने लोग थे और हम सिर्फ दो। जगमोहन के साथ तुमने क्या किया? मैंने हॉस्पिटल से नहीं उठाया उसे। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बचाई, देवराज चौहान, वरना अब तक तो तुम मर चुके होते। सरदूल का शांत स्वर कानों में पड़ रहा था। तुम कोमा में हॉस्पिटल में थे। अकबर खान ने अपने 2 आदमी जैकब और तारा को भेजा था कि तुम्हें खत्म कर दे और तुम्हारा खतरा पूरी तरह से मिट जाए। परंतु मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि एक लाचार कोमा में पड़े इंसान की हत्या की जाए। हम इतने कमजोर तो नहीं हैं। तब मैंने हॉस्पिटल में पहुंचे तारा और जैकब को मार दिया, वरना अब तक तो तुम मर चुके होते देवराज चौहान। तुमने गलती कर दी, अपनी मौत को जिंदा रहने दिया। सरदूल के हंसने की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। उस दिन का बदला गिन गिन कर लूंगा। तब एक बात तो माननी पड़ेगी देवराज चौहान कि तुम किस्मत के सुल्तान हो, वरना आज जिंदा न बचे होते। तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, परंतु तुम बच गए। सच में किस्मत के सुल्तान हो। परंतु हर बार किस्मत साथ नहीं देती, सरदूल ने शांत स्वर में कहा, और उधर से फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान का चेहरा दहक रहा था। आंखों में लाली भर आई थी। होंठ बिछे। अगला दृश्य। कमिश्नर बाजरे पुलिस हेडक्वार्टर में किसी फाइल को देखने में व्यस्त था कि सब इंस्पेक्टर कामटे का फोन आया। सर। कामटे की आवाज दुआ सलाम के बाद बाजरे के कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने सुधीर दावरे के आदमी ब्रांडी को भी मार दिया। ब्रांडी भी उस दिन उन सबके साथ था। और शाम को आपटे को मारा। खड़कवासला में देवराज चौहान ने आपटे को सड़क पर गोली मार दी। यह नजारा कई लोगों ने देखा। देवराज चौहान तेजी से सबको मारता जा रहा है। वो किसी न किसी तरह इन लोगों को ढूंढे जा रहा है, और 2 महीनों से पुलिस को इनकी हवा भी नहीं थी। कितने शर्म की बात है। सब इंस्पेक्टर कामटे की आवाज नहीं आई। तुमने देवराज चौहान को पकड़ लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक तुम उसकी कोई खबर नहीं पा सके। मैं इसी भाग दौड़ में लगा। भाग दौड़ में ही लगे रहना और मुझे खबर देते रहना कि कौन कौन देवराज चौहान का शिकार बन गया है। बाजरे ने कड़वे स्वर में कहा। अगर तरक्की पाना चाहते हो तो अपने को साबित करके दिखाओ। मैं मैं साबित करके दिखाऊंगा सर। देवराज चौहान को पकड़कर मेरे सामने लाओ, जैसा कि तुमने कहा था। यस सर। वो हॉस्पिटल में तुम्हें बेहोश करके भागा था। तुम्हारी रिवॉल्वर ले गया। पता किया कि क्या वो तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर से ये हत्याएं कर रहा है या फिर? सर सर मैंने अभी पता किया। झंडू के शरीर में जो गोली निकली वो उसी 038 रिवॉल्वर की थी जो मेरा था और जिसे देवराज चौहान ले गया था। सब इंस्पेक्टर कामटे का दबा स्वर बाजरे के कानों में पड़ा। बहुत अच्छी खबर सुना रहे हो तुम मुझे, बाजरे ने तीखे स्वर में कहा। मैं देवराज चौहान को अब दोबारा फोन करो तो मुझे अच्छी खबर सुनाना, बाजरे ने उखड़े स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर कामटे कई दिनों की भागदौड़ से थक चुका था। पहले 50-55 दिन वो कोमा में पड़े देवराज चौहान के पास ही डेरा जमाए रहा। घर भी नहीं गया और उसकी पत्नी सुनीता नाराज होकर अपने पिता के घर चली गई। तब सोचा था कि ये मामला खत्म होते ही सुनीता को समझा कर ले आएगा, परंतु फिर देवराज चौहान कोमा से बाहर आ गया और उसे बेहोश करके रिवॉल्वर ले उड़ा उसकी। उसके बाद से तो उसे 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिला और देवराज चौहान को ढूंढे जा रहा था। देवराज चौहान मिल नहीं रहा था, बल्कि खबरें मिल रही थी।
कि वो बारी-बारी अपने शिकारों को खत्म करता जा रहा था। पहले झंडू, फिर ब्रांडी और फिर आपटे। 24 घंटों में 3 शिकार कर लिए थे उसने। थका सा आपटे अपने घर पहुंचा। जिस्म पर पड़ी वर्दी मैली हो रही थी। नहाने का भी मन था। सुनीता के बिना घर को देखकर गहरी सांस लेकर रह गया। उसने कपड़े उतारे और बाथरूम में जा घुसा। नहा धोकर उसने सादे कपड़े पहने। आराम करने का मन था, परंतु मन में बेचैनी भी थी कि देवराज चौहान को पकड़ना है। उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। किचन में जाकर चाय बनाई और प्याला थामे छोटे से ड्राइंग रूम में आ बैठा। घूंट भरा, गंभीरता चेहरे पर नजर आ रही थी। सोचों में गुम था वो। चाय का प्याला समाप्त किया कि उसका मोबाइल फोन बज उठा। हेलो। कामटे ने फोन पर बात की। इंस्पेक्टर साहब, मैं लालू बोल रहा हूँ। लालू पुलिस का मुखबिर था। बोल। साहब, मुझे पता लगा कि पुलिस को कुछ लोगों की तलाश है। सोचा आपसे बात कर लूं। कामटे सतर्क हुआ। क्या खबर है तेरे पास? दीपक चावला के एक आदमी की। किसकी? सब कुछ फोन पर ही पूछ लेंगे इंस्पेक्टर साहब। फोन पर बात करने में तुझे परेशानी है? एक काम भी है आपसे। मैं आ जाता हूँ, आप कहाँ मिलेंगे? कामटे ने उसे बताया कि कहाँ मिलेगा आधे घंटे में। फिर बोला, दीपक चावला के किस आदमी की खबर है तेरे पास? परमजीत। ठीक है, तो आधे घंटे में मेरी बताई जगह पर मिल। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर कामटे ने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल रोकी और इंजन बंद कर दिया। इस वक्त वो सादे कपड़ों में था। उसके पास 3 वर्दियां थी, तीनों ही मैली हो चुकी थी। आते वक्त लॉन्ड्री में धोने प्रेस करने को दे आया था। सुनीता उसकी वर्दियों का पूरा ध्यान रखती थी। हमेशा उसे वर्दी तैयार मिलती थी। कामटे ने गहरी सांस लेकर हर तरफ देखा। कामटे की नजरें लालू को तलाश कर रही थी। यही मिलने को कहा था लालू ने। 15 मिनट बाद लालू आता दिखा। वो सड़क पार करके इस तरफ आ रहा था। सफेद पैंट और सफेद ही कमीज में था वो। 40 का था, खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। कामटे जानता था कि छोटे छोटे गैर कानूनी काम करके वो नोट बनाता है। पुलिस की रहम भरी नजर पाने के लिए वो पुलिस को काम की खबरें भी देता रहता है। सलाम साहब। पास पहुंचकर लालू ने मुस्कुराकर कहा। बहुत जच रहा है। कामटे मुस्कुरा पड़ा। आज रिश्तेदारी में शादी है, इसलिए तैयार होकर ही घर से निकला था। तेरे को कैसे पता कि परमजीत वाली खबर मेरे काम की होगी? खबर सुनी कि आप देवराज चौहान को पकड़ने के लिए भागे फिर रहे हैं, इसलिए आपको फोन कर दिया। क्योंकि देवराज चौहान डावरे, अकबर खान, सरदूल, दीपक चावला, वंशु करकरे को ढूंढ रहा है। वो आर्य निवास में जब इन लोगों ने खून खराबा किया था तो मैंने उसके बारे में सुना और चल, काम की बात कर। साहब जी, इस मामले में बहुत खतरनाक लोग शामिल हैं। यहां तक कि पाकिस्तान दुबई भागा सरदूल भी है। अगर बात खुल गई तो वो मेरी गर्दन काट देंगे। लालू दबे स्वर में कह उठा। मेरा नाम बीच में ना आए तो अच्छा है। नहीं आएगा। तेरे को परमजीत की खबर कैसे मिली? लालू ने इधर उधर देखा, फिर कह उठा। साहब जी, मैंने और परमजीत ने एक साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। वो दीपक चावला की नजरों में चढ़ गया और तरक्की कर गया। मैं पीछे रह गया। आज सुबह ही परमजीत का फोन आया मुझे। फोन? तुझे? कामटे सतर्क हुआ। वो कहते हैं ना कि मुसीबत में पुराने लोग ही काम आते हैं। परमजीत ने मुझे फोन किया। अपना ठिकाना बताकर मुझे वहां पर बुलाया। वो पासपोर्ट बनवाना चाहता है। इसके लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। पासपोर्ट? वो दुबई चले जाना चाहता है। वो कहता है कि 2 महीने हो गए, परंतु पुलिस उन लोगों की तलाश में लगी हुई है। देवराज चौहान का मामला तो वो निपटा लेते, परंतु पुलिस से कैसे निपटे? उसने ये कहा मुझसे। 2 महीने से छिपे छिपे वो परेशान हो गया। मुझसे कहा कि जैसे भी हो मैं उसका पासपोर्ट बनवा दूं। उसका छिपने का ठिकाना बता। लालू के चेहरे पर हिचकिचाहट उभरी। क्या है? कामटे ने उसे घूरा। एक छोटा सा मेरा अपना काम है। बोल। मैं चाहता हूं रिश्तेदारी में जो शादी है उसमें अपने भाई को भी ले जाऊं। अरे मेरे को क्या, मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले को ले जा।
कामटे ने उसे घूरा। वो वो मेरा भाई वर्ली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। सुबह ही लड़ाई झगड़े के मामले में पुलिस ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। कसम से मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, वो तो यूं ही रगड़े में आ गया। तो ये बात है? लालू खिसिया कर रह गया। नाम बता अपने भाई का। प्रसाद सिंह। कामटे मोटरसाइकिल से उतरा और उसे स्टैंड पर लगाया। मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए लालू से कई कदम दूर हटता चला गया। 2-3 मिनट बात करने के बाद कामटे ने फोन बंद करके जेब में रखा और पास आकर बोला, तेरे भाई को छोड़ा जा रहा है, अगली बार अपने भाई के लिए मेरे पास मत आना। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। परमजीत किधर है? लालू परमजीत के ठिकाने के बारे में बताने लगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान जोगेशा के आदमियों के बारे में जानकारी पाने की चेष्टा कर रहा था कि वो कौन है जो उसके लिए काम करते हैं। देवराज चौहान अपने शिकारों की तलाश में उनका इस्तेमाल करना चाहता था। जोगेशा को सरदूल ने मार दिया था। ऐसे में जोगेशा के आदमी उसके लिए उसके शिकारों को तलाश करने का काम खुशी से करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही इस काम पर लगे हुए थे। इसलिए वो काम करने में उन्हें आसानी होगी, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। रात 11:30 बजे देवराज चौहान झोपड़पट्टी के इलाके में पहुंचा। जोगेशा के एक आदमी बेनी प्रसाद के बारे में पता लगा था, जो कि इसी झोपड़पट्टी में किसी मंदिर के पास के घर में रहता था। देवराज चौहान ने झोपड़पट्टी में बने मंदिर के बारे में जानकारी ली। वहां 3 मंदिर थे। देवराज चौहान हर मंदिर के आसपास बेनी प्रसाद को पूछने लगा। रात हो चुकी थी, परंतु झोपड़पट्टी में लोगों का आना जाना जारी था। करीब 1:30 बजे देवराज चौहान ने बेनी प्रसाद का घर तलाश लिया। वो 50 गज में बना मकान था और पहली दूसरी मंजिल पर भी एक ही कमरा था, जो कि किराए पर दे रखी थी। सीढ़ियां साइड से निकलती थी। नीचे वाले कमरे में बेनी प्रसाद खुद रहता था। इस वक्त खिड़की पर लगा कूलर खड़खड़ करता चल रहा था, यानी कि वो घर पर था। देवराज चौहान ने जोरों से दरवाजा थपथपाया। दूसरी बार थपथपाने पर भीतर से नशे और नींद से भरी आवाज आई। कौन? खोलो, देवराज चौहान ने कहा। तुम हो कौन? भीतर से बेनी प्रसाद की आवाज आई। मरने से पहले जोगेशा ने मुझे कुछ दिया था तुम्हें देने को। इसके फौरन बाद भीतर लाइट जली और फिर दरवाजा खुल गया। बेनी प्रसाद का चेहरा बता रहा था कि वो पीकर सोया था। क्या दिया था तुम्हें जोगेशा ने देने को? भीतर नहीं आने दोगे? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। ये कोई वक्त है किसी के पास आने का? पीछे हटता हुआ बेनी प्रसाद बोला। सुबह भी आ सकते थे। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। ये भीड़ भरा कमरा था। कमरे में काफी सामान ठूस रखा था। देवराज चौहान एक कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। बेनी प्रसाद अभी तक दरवाजे में खड़ा उसे घूर रहा था। बैठ जाओ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मेहनत? तुम तो कह रहे थे कि जोगेशा ने तुम्हें भेजा है। मेरा नाम देवराज चौहान है। क्या? वो चीख उठा। तो तुम देवराज चौहान हो? हाँ। अब आराम से बैठ जाओ। अजीब सी हालत में फंसा बेनी प्रसाद आगे बढ़ा और बेड के किनारे बैठता बोला, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? जोगेशा की हत्या हो गई है। जानता हूं। उसने कहा था कि उसके 2 आदमी उसके लिए खबरें लाते हैं। उनमें से एक तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम जो काम इन दिनों जोगेशा के लिए कर रहे थे वही काम मेरे लिए करो। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा मतलब कि दीपक चौला, अकबर खान, वंशु करकरे, सुधीर दावले दावरे और सरदूल को तलाश करूं, साथ ही उन लोगों को जो उस दिन आर्य निवास होटल में उस हॉल में थे? बनी प्रसाद कह उठा। हाँ। मैं अब यह काम नहीं करूंगा, कहते उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मैं जानता हूं कि जोगिशा की हत्या भी इसी मामले की वजह से हुई है। वो इस काम में उसे सरदूल ने मारा है। सरदूल? बनी प्रसाद कांप उठा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मैं अब इस काम से निकल जाना चाहता हूं। मैं अब इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, वो कह उठा। खामोशी से काम करते रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं,
अब नहीं, ये खतरनाक मामला है। मेरे पास प्यारे और भोला की खबर है। बेनी प्रसाद बेचैन स्वर में कह उठा। शाम 8 बजे मैंने ये खबर देने को जोगेशा को फोन किया तो पता चला कि किसी ने उसे मार दिया। बताओ, प्यारे और भोला कहाँ है? वो दोनों एक साथ जुहू के एक मकान में हैं। कौन सा मकान? मुझे क्या मिलेगा? देवराज चांद ने लाख रुपए की गड्डी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। बेनी प्रसाद ने तुरंत गड्डी को दोनों हाथों में संभाला और जुहू के उस मकान का पता बता दिया। प्यारा सुधीर दावरे का आदमी है और भोलू वंशु करकरे का। फिर दोनों एक साथ कैसे? प्यारे की बहन भोले के साथ ब्याही हुई है, बेनी प्रसाद ने बताया। देवराज चांद ने सिर हिलाया, फिर बोला, मुझे मेरे काम की और खबरें दोगे तो इसी प्रकार नोटों की गड्डियां मिलेंगी। नहीं, मैं अब इस मामले से हट जाना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी। देवराज चांद उठा और बाहर निकल गया। दो और ठिकानों का उसे पता चल गया था। चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यही रोकते हैं। कहानी सच में अच्छी लग रही है। देवराज चौहान एक किलिंग स्प्री पर है, जैसे जैसे वो जॉन विक फिल्म में है। बस धड़ाधड़ मारता ही जा रहा है, बात कोई नहीं हो रही। लेकिन कुछ तो है इस कहानी के पीछे। चलिए आपके कमेंट्स के उत्तर भी दे दें। शबीर भाई ने कमेंट किया है, भाई साहब आप तो हमारी नब्ज ही पकड़ लेते हो। अब मेरे सब्सक्रिप्शन के पैसे वसूल हो गए। शुक्रिया विक्रम भाई। शुक्रिया शबीर भाई। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं, मेंबरशिप के पैसे। सब्सक्रिप्शन के तो कोई पैसे नहीं लगते। खैर, लेकिन आपने सही कहा, अच्छी कहानी है। मुझे भी, मैंने 2 पन्ने पढ़ने के बाद ही डिसाइड किया कि यही कहानी पढ़ेंगे। खैर, धन्यवाद। संतोष उगाड़े जी कह रहे हैं, सॉरी सर, आई कांट मेंबरशिप बट लव यू। आई ऑल्सो लव यू सर। कोई बात नहीं, अब मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नए उपन्यास अपलोड करने के लिए। कहानी कुछ अलग सी लगती है। जी हाँ, सच में किसी कहानी का दूसरा पार्ट है? नहीं, यही चीज मैंने चेक किया था पहले ही, और इसी चक्कर में मैं इसके कुछ पन्ने ऊपर के और नीचे के पढ़ चुका था कि ये चक्कर क्या है। लेकिन क्योंकि इस तरह कहानी शुरू नहीं होती, लेकिन हो गई। अब बीच में कुछ निकल आए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऊपर के 5-6 पन्ने और नीचे के 5-6 पन्ने मैंने पढ़े हैं और मुझे कहीं भी ऐसा दिखा नहीं कि, क्योंकि नॉर्मली अनिल मोहन जी तब तक, जैसे मैंने, जैसे वो अभी जो हमारी पिछली कहानी थी, तो जब मैं उसे रिकॉर्ड करने लगा तो उसका 1 पन्ना पढ़ते ही मुझे पता लग गया कि नहीं 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 नहीं, टक्कर नहीं, उससे पहले डकैती होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका तारतम्य जुड़ने लगा था। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कम से कम अनिल मोहन जी ने ऐसा इशारा नहीं किया शुरू के 5 पन्नों में। खैर, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा बहन आपके कमेंट के लिए। समीर हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हेलो विक्रम भाई, कैसे हो गया, क्या हुआ, मेंबरशिप बंद क्यों कर दी? एक ही उपन्यास डाला था, क्या हुआ? बुरा मत मानना, पर मुझे पता था ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। खेल कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा ही है, सबको फ्री चाहिए। हाँ, लेकिन में हमारी जितनी औकात थी फ्री देने की वो चुक चुकी है समीर भाई, बस। तो इसीलिए मैंने सोचा था, लेकिन ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप ली नहीं, और गूगल के कुछ उसूल कानून हैं यूट्यूब के, तो इसीलिए वो रिव्यू में चला गया। तो उन्होंने बंद ही कर दिया कि नहीं भाई, तुम्हारे इतने मेंबर नहीं है, बंद कर दिया उन्होंने। खैर, अब देखते हैं, कोई बात नहीं। अब हम 2 तारीख के बाद से हम लाइव सेक्शन में पढ़ दिया करेंगे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब या कम से कम सब्सक्राइबर ही सुन सकें। तो यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ही आपको ये कहानी सुनेगी, क्योंकि तभी आपको कम्युनिटी सेक्शन दिखेगा, और इस कहानी का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिलेगा। चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद,
वंदे मातरम।